नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम लाइव। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, एलजेपीआर की संसदीय बोर्ड की बैठक अब शुरू होने वाली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पार्टी हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में आज संसदीय बोर्ड की बैठक है। 5 सीट के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा। जल्द ही कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा भी की जाएगी। पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान के नेतृत्व में ये बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर के बाद इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें पार्टी को जो 5 सीटें दी गई हैं, तो लोकसभा की 5 सीटों पर कौन से उम्मीदवार उतारे जाएं, इसके नामों पर आज चर्चा की जानी है इस बैठक में। इसलिए बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो दिल्ली में आज एलजेपीआर की संसदीय बोर्ड की बैठक कुछ ही देर के बाद शुरू हो जाएगी। 5 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर आज इस बैठक में मंथन किया जाएगा। आपको बता दें, एनडीए में सीट बंटवारे के तहत 5 सीटें चिराग पासवान को दी गई है और आज एलजेपीआर की बैठक में इसी पर फैसला लिया जाएगा कि इन 5 सीटों से कौन से उम्मीदवार को उतारा जाए। इस पर आज मंथन किया जाना है। पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान के नेतृत्व में ये बैठक होगी और हमारे साथ संवाददाता मितेश कुमार अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख कर देते हैं। मितेश, क्या अपडेट है बैठक को लेकर, क्या कुछ तस्वीरें? देखिए, संसदीय बोर्ड के मेंबर आने शुरू हो गए हैं। कई सारे मेंबर आ गए हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, जो कि संसदीय बोर्ड के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका इंतजार किया जा रहा है। थोड़ी देर बाद वो पहुंचने वाले हैं और बैठक होगी। हालांकि जितने भी मेंबर आ रहे हैं उनसे हमारी बात हो रही है, उनका यही कहना है कि चिराग पासवान का हाजीपुर लड़ना तय है। औपचारिकता आज होगी। आज जब संसदीय बोर्ड की बैठक में उनके नाम पर मुहर लगेगी, चर्चा होगी, तो उसमें सब कुछ निकल करके फाइनल होगा। लेकिन चिराग पासवान की दिली ख्वाहिश है कि उनके पिता की कर्मभूमि रही है, रामविलास पासवान की कर्मभूमि रही है हाजीपुर, इसलिए हाजीपुर से ही वो चुनाव मैदान में इस बार उतरे। इसलिए हाजीपुर से ही वो चुनाव में उतरेंगे, ऐसा बाकी मेंबर्स का दावा है। इस तरह से दावा किया जा रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब चिराग पासवान यहाँ पहुँचेंगे, पार्टी के कार्यालय अपने आवास से जब यहाँ पर पहुँचेंगे, उसके बाद संसदीय बोर्ड की बैठक शुरू होगी और 5 नाम पर जो है यहाँ मुहर लगेगी। चिराग पासवान आ रहे हैं, अपने आवास से पैदल ही आ रहे हैं। आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा अगर संभव हो तो। यहाँ पर चिराग पासवान अपने आवास से निकल कर, क्योंकि 23 नॉर्थ एवेन्यू उनका सरकारी आवास है चिराग पासवान का, और 71 नॉर्थ एवेन्यू जो कि थोड़ी ही दूरी पर यहाँ पर जो कि पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय है। तो चिराग पासवान अपने आवास से पैदल ही अपने बाकी नेताओं के साथ में यहाँ पर आ रहे हैं और बहुत सारे जो मेंबर हैं पहुँच चुके हैं। लेकिन एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं। 23 नॉर्थ एवेन्यू से 71 जो नॉर्थ एवेन्यू है वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होने जा रही है। चिराग पासवान की तरफ से जो निगोशिएशन हो रहा था बीजेपी में, उसमें एक तरह से बड़ी जीत मिली। जबकि तो देखिए, आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, चिराग पासवान अब इस बैठक में शामिल होने के लिए अपने आवास से निकल चुके हैं। पैदल ही वो अपने पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं। उनके साथ समर्थकों की भी मौजूदगी है और आज की जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बैठक में चिराग पासवान को ये तय करना है जो 5 सीटें उन्हें दी गई हैं, उन 5 सीट से कौन से उम्मीदवार उतारे जाएं। इसके साथ ही आपको बता दें, चिराग पासवान की तरफ से ये रणनीति भी बनाई जाएगी कैसे लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की जाए, और टिप्स भी कहीं ना कहीं वो अपने समर्थकों को, नेताओं को देते हुए नजर आएंगे। तो अब से कुछ ही देर के बाद बैठक शुरू हो जाएगी, क्योंकि चिराग पासवान भी बैठक में शामिल होने के लिए अपने आवास से निकल चुके हैं। तो एक तरफ चिराग पासवान बैठक करने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सूत्रों के हवाले से आपको बड़ी खबर बता दें, पशुपति कुमार पारस अपनी ही पार्टी में अकेले पड़ गए हैं, क्योंकि खबर ये मिल रही है कि जो पशुपति कुमार पारस के पास 2 और सांसद थे, वो भी अब चिराग पासवान से संपर्क में है। वीणा देवी, महबूब अली कैसर पहले ही चिराग खेमे में जा चुके हैं और अब खबर ये है सूत्रों के हवाले से कि चंदन सिंह भी पार्टी बदलने की तैयारी कर रहे हैं और प्रिंस राज, जो पशुपति कुमार पारस के भतीजे हैं, वो भी चिराग गुट जानने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, पशुपति पारस अपनी पार्टी में अकेले पड़ गए हैं। वीणा देवी, महबूब अली कैसर पहले ही चिराग खेमे में जा चुके हैं और अब यह खबर है कि चंदन सिंह भी पार्टी बदलने की तैयारी कर रहे हैं और प्रिंस राज भी चिराग गुट के संपर्क में जाने की कोशिश कर रहे हैं।
इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पशुपति कुमार पारस ने अपने मंत्री पद से जो इस्तीफा दिया था, उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था और अब उनके इस्तीफे को मंजूर करते हुए उनका जो मंत्रालय है उसका अतिरिक्त प्रभार किरेन रिजिजू को दे दिया गया है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के मंत्री थे पशुपति कुमार पारस। कल उन्होंने इस्तीफा दिया और आज उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है और उनके मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार जो है वो किरेन रिजिजू को दे दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पशुपति कुमार पारस का इस्तीफा मंजूर हो गया है। तो अब सीट बंटवारे को लेकर इंडिया अलायंस में भी काफी हलचल तेज हो चुके हैं। आपको बता दें, आज काफी अहम दिन माना जा रहा है सीट बंटवारे को लेकर इंडिया अलायंस के तहत, क्योंकि आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है इंडी गठबंधन की भी। इंडी गठबंधन के लिए आज का दिन अहम है क्योंकि दिल्ली में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट की बैठक होने जा रही है। सीट शेयरिंग पर अंतिम मोहर आज लगेगी। मुकुल वासनिक के घर पर यह बैठक। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी लगभग 30 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है, जबकि कांग्रेस 9 सीटों पर अपना दावा जता रही है। लेफ्ट की मांग भी ज्यादा सीटों की है, लेकिन लेफ्ट के खाते में 3 सीट जा सकती है, ऐसी खबर सामने आ रही है। तो ऐसे में आज का दिन काफी अहम है इंडिया अलायंस के लिए, क्योंकि देखिए अभी तक सीटों का बंटवारा इंडिया अलायंस में नहीं हुआ है और अब इंडिया अलायंस बैठक करने जा रहा है। हमारे साथ संवाददाता शिवम प्रताप अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, क्या अपडेट है बैठक को लेकर? बैठक शुरू हो चुकी है, कौन कौन लोग शामिल हैं? देखिए, बिल्कुल बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और आरजेडी की नेताओं की बैठक शुरू हो गई है। आरजेडी से सांसद मनोज झा, कांग्रेस से सीसी सांसद और सांसद मोहम्मद जावेद, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह मुकुल वासनिक के आवास पर पहुंचे हुए। मुकुल वासनिक की कांग्रेस की राष्ट्रीय गठबंधन समिति के अध्यक्ष हैं, उन्हीं के आवास पर लगभग सभी पार्टियों से जिनसे कांग्रेस गठबंधन में आई है उनसे बातचीत हुई है। और आज की बैठक इसलिए अहम मानी जा रही है, एक तरफ न सिर्फ चुनाव का ऐलान हो चुका है, बल्कि अब कांग्रेस पार्टी ने तमाम राज्यों में जहां जहां उनके गठबंधन है उनको फाइनल लॉक करना शुरू कर दिया है। जेडीयू के इंडिया गठबंधन से निकलने के बाद नए सिरे से पूरी रणनीति को कांग्रेस और आरजेडी बुन रही है। उसी के तहत आज एक बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक राजधानी दिल्ली में हो रही है। माना यह जा रहा है कि इस बैठक के बाद फाइनल मोहर लग जाएगी और बिहार में इंडिया गठबंधन की का सीट बंटवारा कैसे होगा उसको लेकर भी आज फाइनल मोहर इस बैठक में लग जाएगी। लेकिन शिवम, जरा ये बताइए कि पेंच आखिर कहां फंस रहा है? अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया, जबकि कई दौर की बैठक हो चुकी है। पिछली बार एक जब इंडिया गठबंधन था और जिसमें जेडीयू थी तो उस वक्त अलग समीकरण थे। उसके बाद लंबे समय तक कुछ चीजें इस तरीके चलती रही कि दोनों पार्टियों का डिले होता रहा। लेफ्ट भी सीट मांग रही है, अन्य दलों के संपर्क में भी लगातार कांग्रेस पार्टी और आरजेडी दोनों थे। चाहे वो पशुपत पारस की बात करें, सूत्रों का ये भी दावा है कि वो इंडिया गठबंधन से संपर्क में थे इससे पहले, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, मुकेश सहनी हो, सभी, चाहे वो एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो, दोनों दल अलग अलग नेताओं से संपर्क कर रहे थे। ऐसे में उस समय का कांग्रेस ने वेट किया कि जो कुछ भी विकल्प अगर प्राप्त हो, उस तरफ एनडीए ने ऐलान कर दिया है। अब माना यह जा रहा है कि अब सभी समीकरणों को देखते हुए सीट शेयरिंग का ऐलान होगा। जहां एक तरफ 30 सीटों की मांग की जा रही है, 30 सीटों पर दावा किया जा रहा है। कांग्रेस भी अपने दावेदारी 9 सीटों पर जता रही है। तो क्या सीटों को लेकर समन्वय बनती हुई दिख रही है आपको? क्योंकि अभी लेफ्ट पार्टी भी जो है वो भी ज्यादा सीटों की मांग कर रहा है। निश्चित तौर पर सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। आरजेडी और कांग्रेस सकारात्मक तरीके से बात कर रहे हैं और पिछला ट्रैक रिकॉर्ड, कहाँ कौन सी पार्टी लड़ी, नए समीकरण क्या है, उसको लेकर ये बैठक है। हालांकि सूत्र का ये भी दावा है कि इस बैठक के बाद भले ही फोन पर दोनों पार्टियों के जो राष्ट्रीय नेतृत्व उनके बीच में बातचीत हो, लेकिन आज की बैठक में लगभग जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले एक दूसरे को प्रारूप दोनों पार्टियां समझा चुकी है। मुकुल वासनिक के आवास पर बैठक हो रही, नेशनल अलायंस कमेटी के वो चेयरमैन है। ऐसे में माना जा रहा है कि जो महत्वपूर्ण निर्णय, जैसा कि आपने बताया, कांग्रेस 910 सीटों पर लड़ने
लड़ना चाहती है, आरजेडी चाहती है कि वो 30 सीटों पर लड़े, लेफ्ट को कैसे सीटें दी जाएंगी, या वहां पर कौन कौन सी सीटें हैं जिन पर कांग्रेस अपना दावा ठोक रही, क्योंकि कांग्रेस का इस बार ये कहना था कि वो जिताऊ सीटें भी चाहती है। यही एक वजह है कि थोड़ा सा टाइम डिले हुआ, लेकिन आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण और उसके बाद लगभग तस्वीर साफ हो जाएगी। बिल्कुल, आप इस पूरी बैठक पर नजर बनाए रखिए। शिवम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि इसको लेकर पप्पू यादव ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात भी की थी और वहां की तस्वीर भी हम आपको उस वक्त ही दिखा रहे हैं जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के लिए वो पहुंचे थे पप्पू यादव। और खबर यह है कि पप्पू यादव अपनी पार्टी का विलय कर सकते हैं कांग्रेस में और पप्पू यादव पूर्णिया से गठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं। कल पप्पू यादव ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी। लालू प्रसाद से मिलकर पूर्णिया को लेकर सहमति बनाने पर चर्चा भी हुई थी। कांग्रेस में विलय को लेकर पप्पू यादव आज पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए। दिल्ली रवाना होटल से पहले पटना एयरपोर्ट पर न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि कांग्रेस से पुराना नाता रहा है उनका और बीजेपी को रोकने के लिए सभी एक साथ हैं। यादव कांग्रेस में विलय करने जा रहे हैं और पप्पू यादव देखिए पटना के एयरपोर्ट जो है वो पहुंचे हैं और यहाँ पे माना जा रहा है कि वो कांग्रेस में उनकी पार्टी का विलय हो सकता है। लालू जी से तो पारिवारिक और भावनात्मक लगाव है और बिल्कुल परिवार की तरह हम लोग एक हैं और हमेशा परिवार की तरह एक रहेंगे। लालू जी के ना दिल से मैं बाहर हुआ ना वो कभी हमको दिल से बाहर किए। तो बीजेपी को रोकना है तो एक परिवार की तरह आगे हम लोग बढ़ेंगे ना। हमारे लिए कोई मैटर नहीं रखता है चुनाव फलना चिलना, मुझे बीजेपी को रोकना है और इसके लिए जो विश्वास 17 महीने में तेजस्वी जी ने जीता है हमें उसके साथ 24 भी और 25 में भी हम जीतेंगे। कांग्रेस में विलय हो रहा है आपका? यार कांग्रेस को तय करना है ना, लालू जी को तय करना है। हम मिलेंगे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मिलेंगे। जो जिस तरह राहुल गांधी जी ने दिल जीता है और एक उम्मीद और सपने दिखाए हैं पूरे देश को। अलग बात है कि ईवीएम और पूंजीपति और मीडिया के द्वारा ये कहते हैं मैं 400 पार हो जाऊंगा। भारत का दिल राहुल जी के साथ है और राहुल जी को पीएम देखना चाहते हैं। दिल्ली में मुलाकात हो सकती है, मेरी मुलाकात हो सकती है। साफ किया है कि दिल्ली निकल रहे हैं, कांग्रेस से बात होगी और पूर्णिया जो है उनका लाइफलाइन है। पूर्णिया को लेकर के यहाँ पे अपना दावा ठोका है और तेजस्वी यादव को लेकर के जब बीच में कई नाराजगियाँ भी आई, लेकिन अब कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव सबको साथ लेकर चलते हैं और उनके साथ मिल करके बीजेपी को बाहर भगाना है। अब दिल्ली में जाएंगे, यहाँ से कांग्रेस के साथ बात होगी। लालू प्रसाद यादव से यहाँ पे रात में बात हो चुकी है और माना जा रहा है कि आज से कल तक विलय की जो घोषणा है वो हो सकती है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और इसी बीच बड़ी खबर आपको वैशाली से बता दें, प्रश्न पत्र पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। एक महिला को इसमें गिरफ्तार किया गया है। तो वैशाली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें 276 अभियुक्तों में ये महिला भी शामिल थी। बेलसर की सीता कुमारी गिरफ्तार की गई है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने ये कार्रवाई की है। तो वैशाली से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, प्रश्न पत्र लीक मामले में एक महिला की गिरफ्तारी हुई है। 276 अभियुक्तों में ये महिला भी शामिल थी। बेलसर की सीता कुमारी गिरफ्तार की गई हैं। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने ये कार्रवाई की है। और संवाददाता प्रफुल्ल कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल, जिनकी गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ जानकारी उनके बारे में? और जी देखिए, ये अब जो एफआईआर जो दर्ज आर्थिक अपराध की टीम ने जो एफआईआर दर्ज किया है, जिसमें करीब 276 लोग जो है वो उसमें अभियुक्त बनाए गए हैं। उसमें से एक अभियुक्त थी ये बेलसर थाना क्षेत्र के बीबीपुर की रहने वाली सीता कुमारी है। तो उनकी गिरफ्तारी जो हुई है वो देर रात आर्थिक अपराध की टीम ने उनकी गिरफ्तारी की है। मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा जिले के और भी राजापाकर, बिद्दुपुर जैसे क्षेत्र की कई महिलाएं भी का नाम भी जो है वो एफआईआर में है। और इसके अलावा जो विशाल कुमार चौरसिया जो वैशाली का
रहने वाला था, जो जिसे कहा जा रहा है कि ये मास्टरमाइंड था इस पूरे गिरोह का, उसका भी नाम उसमें है। उसके अलावा निकेत और 3-4 और नाम है जो उस पूरे एफआईआर में जो है इन लोगों का जिक्र है। तो धीरे धीरे करके जो आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम है और जो पुलिस है वो लगातार जो है जिन लोगों का नाम इसमें आया है, जिन लोगों की संलिप्तता इसमें उजागर हुई है, उन लोगों पर दबिश देकर उन लोगों की गिरफ्तारी जो है वो आर्थिक अपराध इकाई की टीम कर रही है। तो कल देर रात इनकी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद जो बचे हुए जो लोग हैं, जो अभियुक्त हैं इस पूरे घटनाक्रम में, प्रश्न पत्र लीक मामले में जिनकी संलिप्तता है, जिन लोगों ने अभ्यर्थी के रूप में शामिल हुए थे और प्रश्न पत्र खरीदा था या उनकी किसी तरह से भूमिका उसमें है, उन सभी की जांच करने के बाद एक 276 लोगों की लिस्ट बनाई गई है जिनके पे एफआईआर हुआ है। इस मामले में सैकड़ों की संख्या में मोबाइल भी जब्त हुए थे और ये एक बड़ी कार्रवाई है। कहीं ना कहीं वैशाली जो जिला है, उस जिले के जो लोग हैं वो पूरा तार कहीं ना कहीं 2-3 बिहार के जो जिले हैं उस जिले में एक वैशाली जिला भी है जो इस पूरे साजिश में उसका तार जुड़ा है वैशाली से, और ये कार्रवाई जो है अब आगे भी देखने को मिलेगी। जी चलिए प्रफुल्ल, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए नामांकन की प्रक्रिया पहले चरण के लिए आज से शुरू हो गई है। सुबह 11 बजे से लेकर के दोपहर 3 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया चलने वाली है। बिहार की 4 सीट नवादा, जमुई, गया और औरंगाबाद में प्रत्याशी आज से नामांकन करेंगे। नामांकन की अंतिम तिथि 28 मार्च की है, जबकि 2 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होनी है और नतीजे 4 जून को आएंगे। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहले चरण के मतदान के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक का ये समय है जब प्रत्याशी नामांकन कर सकेंगे। पहले चरण में बिहार की 4 सीटों पर चुनाव होने हैं, जो आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। औरंगाबाद, नवादा, गया और जमुई, ये 4 लोकसभा की सीटें हैं जिसको लेकर नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुके हैं। इस सीट से जो उम्मीदवार होंगे वो उम्मीदवार नामांकन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि नामांकन की अंतिम तिथि जो है वो 28 मार्च है, जबकि 2 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। पहले चरण की जो वोटिंग है वो 19 अप्रैल को होनी है और उसके लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आरजेडी के विधायक के ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची हुई है, जहां छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि ईडी की टीम आरजेडी विधायक के कई ठिकानों पर जैसे बक्सर, पटना सहित 7 जगह पर पहुंची हुई है जहां रेड चल रही है। बक्सर के ब्रह्मपुर विधायक शंभूनाथ यादव के ठिकाने पर ईडी की टीम रेड कर रही है। लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी बताए जाते हैं शंभूनाथ यादव। बालू सिंडिकेट से जुड़े होने का भी इन पर आरोप है और ऐसे में आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, ईडी की टीम अब छापेमारी कर रही है। आरजेडी विधायक शंभूनाथ यादव के पटना, बक्सर सहित 7 ठिकानों पर रेड चल रही है। सुबह से ही छापेमारी की जा रही है। लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी बताए जाते हैं शंभूनाथ यादव और बालू सिंडिकेट से जुड़े होने का भी इन पर आरोप है। और संवाददाता अमित कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अमित, अब तक की छापेमारी में क्या कुछ निकलकर सामने आ पाया? देखिए, जो छापेमारी जो है अभी कंटिन्यू चल रही है, तो इसलिए ये अभी बताना बहुत जल्दीबाजी होगा कि क्या कुछ सामने निकल कर आया है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये शंभूनाथ यादव जो है वो लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी रहे हैं, अंगरक्षक रहे हैं एक दौर में, और पिछले 4 टर्म से जो है आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ते और जीतते आए हैं। और ये 4था टर्म है जब विधायक के तौर पे वो जो है विधानसभा में मौजूद हैं। तो ऐसे में उनके खिलाफ जो है जो साक्ष्य मिले थे, सुभाष यादव जो ब्रॉडसेंट के जो डायरेक्टर थे, उनसे जब पूछताछ किया था ईडी ने, तो ये बातें सामने आई कि शंभूनाथ यादव जो हैं वो भी इस सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का मामला उनके ऊपर भी बनता है। और उसी तथ्य को खंगालने के लिए आज ईडी की टीम जो है वो इनके 7 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। सुबह से ये छापेमारी शुरू हुई है। ये छापेमारी कब तक चलेगी ये कहना फिलहाल जल्दीबाजी होगा। हाँ, लेकिन इसमें जो सबूत और जो जानकारियां हासिल करनी है ईडी को, वो इकट्ठा करने के बाद ही ईडी की टीम जो है वो पहुंची है और उन साक्ष्यों को खंगाल रही है, जिसके आधार पर ये साफ हो पाए कि शंभूनाथ यादव जो है
वो भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के मामले में दोषित हैं और उनके खिलाफ जो जानकारी मिली है, इनपुट जो मिले हैं ईडी को, वो प्रमाणित करने के लिए ही ईडी की टीम जो है वो इनके 7 ठिकानों पर पहुंची है जहाँ पे ये छुपाड़ी चल रही है। जो सोर्सेज हैं उनसे हमारी जो बात हुई है उसके मुताबिक ये जरूर कहा गया है कि कुछ दस्तावेज जो हैं वो बरामद हुए हैं। जो इनपुट मिले थे, सुभाष यादव जो ब्रॉडबैंड के डायरेक्टर थे, उनके इनपुट जो मिले थे पूछताछ के दौरान, तो उसी इनपुट को खंगालने के लिए जब ईडी की टीम पहुंची है यहाँ पे, तो कुछ दस्तावेज मिले हैं और अब उनका मिलान किया जाएगा और आगे की जो कानूनी कार्रवाई है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत वो ईडी के अधिकारी जो हैं वो आगे करेंगे। लेकिन फिलहाल छापेमारी जो है वो जारी है और कब तक चलेगी ये अभी कहना मुश्किल होगा। जी चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखे हामिद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो दर्शकों को बता दें कि शंभूनाथ यादव के कई ठिकानों पर फिलहाल छापेमारी की जा रही है। सोन होटल बताया जा रहा है जहां ईडी की टीम पहुंची हुई है। 7 ऐसे ठिकाने हैं जहां ईडी की छापेमारी चल रही है और वहां की तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये होटल की तस्वीर है जहां छापेमारी अभी चल रही है। शंभूनाथ यादव जो है वो लालू प्रसाद के करीबी बताए जाते हैं। बढ़ते आगे और देखिए, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने अखिलेश यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव ये समझ रहे हैं कि उनका जनाधिकार जो है वो खिसक रहा है और इसीलिए अखिलेश यादव अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, जबकि यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों में कोई भेदभाव नहीं किया है। इसी के साथ यूपी के बदायूं में हुई निर्मल हत्या का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जिनकी निर्मल हत्या की गई है, सरकार उनके प्रति संवेदनशील है और इस मामले पर जांच के बाद सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सपा को अपने घटते हुए गिरते हुए जनाधार को लेकर के ऐसी बातें कह रहे हैं। योगी जी हिंदू हो या मुसलमान, जिसने भी कानून को अपने हाथ में उत्तर प्रदेश में लेने की कोशिश की है उसको बख्शा नहीं गया है। और अगली खबर आपको पश्चिमी सिंहभूम से बता दें, जहां बताया जा रहा है कि अवैध बालू लोडेड ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए इन सभी ट्रैक्टर को जब्त किया है। 6 ऐसे ट्रैक्टर हैं जो जब्त किए गए हैं। ये सभी ट्रैक्टर गुदड़ी प्रखंड में कारो नदी के बालू घाट से अवैध रूप से बालू का खनन और उठाव कर ला रहे थे। पुलिस ने अवैध बालू लदे सभी 6 ट्रैक्टरों को सोनवा थाने में रखा है और खनन विभाग को इसकी सूचना भी दे दी गई है, जिसके बाद खनन विभाग के अधिकारी अब आगे की कार्रवाई करेंगे। बढ़ते आगे और देखिए, रांची में अचानक मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि बारिश होने की वजह से रांची का मौसम और भी ज्यादा सुहाना हो गया है। साथ ही साथ झारखंड के कई और जिले हैं जहां पर बारिश की संभावना जताई जा रही है। 16 मार्च से लगातार दोपहर बाद आसमान में काले बादल छाए जाने से रांची में बारिश भी हो रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 21 मार्च तक मौसम का यही मिजाज रहने वाला है। राज्य भर के कई और जिलों में भी ऐसा ही मौसम देखने को मिलेगा। वहीं 22 मार्च से मौसम के सामान्य रहने का अनुमान जताया जा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।